अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल वाडा को हामिद मीर के शो में इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। सरताज गुल ने लाइव शो में फैसल वाडा की अच्छी खासी कर डाली, ये तक पूछ लिया कि तुम्हारा बाप कौन है और आज तुम किसके तलवे चाटते हो। और आगे से फैसल वाडा ने क्या कहा, ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। तो फिर बोले थे या नहीं बोले थे, तो केस पूरी की पूरी कैबिनेट पे नहीं होना चाहिए। देखिए मीर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि मैं बोला था तो मैं बच जाऊँ, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। अगर इसके अंदर कलेक्टिवली सबके ऊपर आता, समेत मेरे भी, चाहे मैंने उसको ऑब्जेक्ट भी किया, हम बिल्कुल उसके जिम्मेदार हैं। चले इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि सिर्फ इमरान खान साहब पे केस हुआ है और वो जो लिफाफा आया था, बंद लिफाफा खोला नहीं गया, फिर भी काबीना ने उसको मंजूर कर दिया, पूरी काबीना पे केस नहीं बनता। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ मेरे साहब, चूंकि बड़ी लंबी डिटेल में यहाँ पे बात हुई है, स्पेसिफिकली अगर सिर्फ अलकादर ट्रस्ट के बारे में बात करनी है, कितनी दफ़ा हम एक बात बार बार कहें कि आप उस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं जिसका इमरान खान बेनिफिशरी नहीं है। इमरान खान की जेब में, इमरान खान के बैंक अकाउंट में, उनके अहलिया बुशरा बीबी के अकाउंट में तो पैसे गए नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे आए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसका 190 मिलियन पाउंड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आप ये कहते हैं कि ये है मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस। उसके बाद ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि आप जितनी भी कलेक्टिव विजडम होगी काबीना की, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, द होल कलेक्टिव विजडम। तो कलेक्टिव विजडम में ये है कि अगर आप किसी चीज़ को डिसीजन लेंगे तो पूरी काबीना उसका हिस्सा बनेगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर बंद लिफाफा भी था, अगर बंद लिफाफा भी था, हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि ये बरतानिया की एजेंसी का और दो लोगों का आपस की ट्रांजैक्शन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर पैसे हैं जो शायद कभी भी पाकिस्तान में नहीं आने थे, जिसका पाकिस्तान को फायदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान को फायदा, हमें तो कोई जाती फायदा नहीं हुआ। हमने तो यूनिवर्सिटी बनाई जिसका ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अब भी तो काबीना बैठी हुई है ना, शहबाज शरीफ है ना उसके वजीर आजम, सारी काबीना बैठी, डिक्लासिफाई कर दें। नहीं, वो इसलिए डिक्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो मुआहदे में लिखा हुआ है कि ये एक खुफिया मुआहदा है। अच्छा, फिर जब एक खुफिया मुआहदा है उसको डिक्लासिफाई नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, नहीं, मैंने तो नहीं उसके पैसे दिए ना, हसन नवाज ने उसके पैसे दिए ना, अपने पैसे कोई वन हाइट पार्क जो उसने बेचा पता नहीं कितने अरब में और क्या उसने किया, ये तो उसके पैसे का और उनका मामला है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ टेरिटरीज ऐसी होती हैं, कुछ टेरिटरीज ऐसी होती हैं जिसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि हम खामखा किसी को क्यों डिफेंड और किसी को क्यों ऑफेंड करते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। जब मेरे लीडर इमरान खान ने कहा है, वो एक शख्स को, उनका इमरान रियाज का ट्वीट भी आया कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा, मैं किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, मैंने तो कभी कोई फायदा नहीं, ना इमरान खान ने कोई फायदा लिया है। आपने अब उसको आप सियासत में घसीट रहे हैं, तो आप काइंडली फिर डिक्लासिफाई करें चीजें, लोगों को बताएं, और काबीना डिक्लासिफाई कर सकती है। लेकिन अब उसकी आड़ में आपने चीजों को खराब करना है, तो मैं यहाँ पे आपको वैसे कुछ चीजें बैठ के कहती हूँ। बेहतर ये ना कि हम इस चीज के ऊपर बात कर लें कि आज ये जो इन्होंने कहा ना फेक न्यूज के बारे में वीडियोस, आपने सवाल किया कि वीडियोस दिखाएं। आज जब पिका एक, जब ये लोग, आपको पता है मीर साहब, कल अचानक से रात को मैसेज आता है कि इंटीरियर कमेटी की मीटिंग है। मैंने समझा खुदा ना खासा कोई आसमान गिर गया, पाकिस्तान में सैलाब हो गया है, कि इमरजेंसी नाफिज हो गई है, कि इंटीरियर कमेटी का कल जो है वो इजलास हो रहा है 12:30 बजे। मैंने जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, वो था पेका एक्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई समरी रात को आ जाएगी, समरी भी नहीं आई, कोई उसकी डिटेल भी नहीं आई। सुबह मैं वहां पे पहुंची, मैं खुद पहले पहुंचा, मैंने कहा जी मुझे उसकी डिटेल दें। जब मैं वहां टेबल पे बैठी तो कुछ थोड़ा सा उसमें पढ़ने का मौका मिला। स्टैंडिंग कमेटी की बात, ये मैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर कमेटी। मुझे अफसोस ये है कि मीर साहब, हम इधर उधर की चीजों को डिस्कस करते हैं, बजाय इसके क्यों नहीं डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर कमेटी जो एक वॉच डॉग है एक मिनिस्ट्री के ऊपर, बजाय इसके कि वो हमें ये बताए कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों है, इस्लामाबाद से भी लोग क्यों अबडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कत्लेआम क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्यों कत्लेआम हो रहा है। वहां पे हर रोज इंटीरियर कमेटी में एक एजेंडा ये आता है कि जिसने बिल नहीं दिया वापडा का, उसको भी आप कॉग्निजेबल ऑफेंड कर दें, आप उसको भी उठा सकते हैं। मैं आपको पीका एक्ट के बारे में कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको मेरे साथ यहाँ पर भी आज भी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि जब इसको फौरन पास कर दो। मैंने कहा 2-3 स्टैंडिंग कमेटी में आप हम इसके ऊपर बात करने दें, आप हमें बात करने दें, आपका हुकूमत का राइट, आप बिल्डोज करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन कोई हमें सुनने को तैयार नहीं है। इसी पे यही बताना चाह रहा हूं कि तो मैं कह रही थी अगर फेक वीडियोस की बात करनी है ना, या आप फेक न्यूज की बात करें और आप कह रहे हैं कि ये सजा है, तो आज पीएमएलएन जिस हुकूमत जिस उसको एजेंडे को एक्ट को पास कर रही है, क्या मरियम नवाज ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा था कि मेरे पास लोगों की वीडियोस हैं और वो वीडियोस खत्म नहीं होती हैं? बंदा प्रदेश में बैठा हुआ है जिसका मैंने अभी नाम लिया, प्रॉपर्टी टाइकून, तो उसने जो कल परसों एक स्टेटमेंट दिया, एक ट्वीट किया कि मेरे पास बड़े राज हैं और अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान कह रहे हैं कि मुंह खोलो भाई अपना, और कह रहे हैं जजेस, जनरलों और सियासतदानों ने इनसे पैसे और दीगर माली फवायद हासिल किए, कौम को बताइए कौन लोग हैं। वैसे इसमें सहाफ़ी भी शामिल है। नहीं जवाब दे दूँ, एक मैं अपनी बहन को जवाब दे दूँ कि आपकी सफ़ों में आज भी वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी उन्हीं के वोट पे उन्हीं कुर्सियों में बैठे हुए। मैं तो 9 मई से बहुत पहले निकाल दिया गया था बड़ी बेदर्द, और जिस आदमी को क्लैरिफाई करने को कहा था, जिस पार्टी के मेंबर को, खान साहब अगर मुझसे मांगते तो मैं जवाब भी देता, वो मेरे बॉस थे। उस वक्त मैंने आपको पता है 15 साल कैबिनेट में हाथ नहीं मिलाया, और उन्होंने भी बड़े बड़े बातें की। आपके बॉस कौन है? ठीक है, मैंने तो कहा मेरे आपके लीडर इमरान खान साहब थे, उन्होंने मुझे सियासत दिखाई, वो भूल गए मुझे याद है। मैं तो क्लियर रखता हूं अपनी बात को। देखिए मुझे कोई बात नहीं होती आजकल बॉस को। देखिए मेरी बात सुने, जो देखिए मैं तो सर, आप मुझे हर बार शहबाज शरीफ साहब का टैग करते हैं, आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो उनको बता दूं पहले, सॉरी मैं उन वोट वालों में से नहीं हूं सर जो रिवॉर्ड होने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये सर कि आपने की बात की,
صاحب کی بات کے اندر دیکھیں آدمی کو کسی کا اچھا وقت ہو برا وقت ہو اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. میرے تو ان سے تعلقات ہیں, ان کے بیٹے کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے ساتھ تعلقات ہیں. میرا سوال ایک ہے, صاحب کے کیس کے اندر صاحب نے جب یہ سب کچھ کیا, جو ان پہ ساری چیزیں آئی ہیں, تو اس وقت کی جوڈیشری بھی ان کے ساتھ تھی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. اس وقت کا کوئی پاکستان کا کوئی لیڈر ان کے نام دے دے جو ان کے ساتھ نہیں تھا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, ایک بھی پولیٹیکل پارٹی آپ نہیں بتا سکتے. جوڈیشری بھی آپ کو ملے گی, اس میں اسٹیبلشمنٹ ملے گی. پرابلم یہ ہوا کہ آپ اگر ڈی جی ایس پی آر کے پچھلے بیان میں چلے جائیں, انہوں نے کہا تھا دہشت گردی کے اسپیکٹرم کے اندر ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کا ونڈو کریں گے. اور ونڈو کیسے ہوگا؟ جب پولیٹیکل فگرس کے پاس جو انت پیسہ آ رہا ہے اس کو روکا جائے گا. تو میں آپ کو گارنٹی سے آن ریکارڈ رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے آج کی اسٹیبلشمنٹ, آج کا آرمی چیف لبیک کہے گا, وہ اس کو مدد سمجھے گا. آپ ان کے آگے ساری چیزیں بھیجے قوم کے آگے. اگر ان کے ادارے کا کوئی آدمی ہوا, انہوں نے جنرل فیض جیسا آدمی کو قربان کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوجی ابھی کا یا پرانے ریٹائرڈ فوجی کو وہ چھوڑ دیں گے؟ اگر ان کا اولاد بھی اس میں نظر آئی, میں آپ کو رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کا کوئی لو لاس نہیں ہے. اب وہ چیف کے آگے بند کچھ نہیں سکتے. اور پاکستان میں جو آج بہتری ہو رہی ہے اکنامکلی, تو عمران خان نے بھی کی اسٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کیا, آپ بھی خیر مقدم کر رہے میں خیر مقدم کہتا ہوں. میں تو صاحب سے آپ کے شو کے بعد ان کے بیٹے کو فون کرے کہوں گا کہ قوم کے اوپر یہ ایک ان کا لازم ہو گیا, خدمت ہوگی کہ وہ یہ ساری چیزیں آڈیو ویڈیوز, اور ان کے پاس ہیں سارے شواہد, وہ سب دکھائے. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, باقی سب پیٹی بند بھائی ایک دوسرے کو بچا لیں گے. آج کی موجودہ حکومت سے لے کے پچھلی حکومتیں, اس سے پچھلی حکومتیں اور آگے آنے والی حکومتوں نے سب نے سے فائدے اٹھائے. پرابلم یہ آج کی حکومتیں بھی یہ تو میر صاحب آپ کا تجربہ میری سیاست کیا, میری سیاست کے آگے اتنی سی ہے, تو یہ مسکراتے جواب ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ ایشو کیا ہوا ہے اس آرمی چیف آف آرمی صاحب جناب سے منیر کی قیادت اور اس فوج کی قیادت کی کمزوری, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ صاحب کے پاس نہیں ہے. اور کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے اس آدمی کا, چیف کا, تو آپ دل کھول کے دکھائیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کاروباری آدمی اپنی اکاؤنٹیبلٹی جب فیس کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو محرکات تھے, جن لوگوں نے فائدے اٹھائے, ان کو بھی اکاؤنٹ کے اندر آنا چاہیے. اور غلط کیا ہے تو غلط کا جواب کاروباری ٹیبل میں بیٹھ کے اپنا غلطی بھی مان لیتا ہے, اپنا خمیازہ بھی بھر دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بلیک میل کی بات, اگر ہم اس کو بلیک میل کے زمرے میں, جو کہ میں نہیں سمجھتا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جوڈیشری کی بھی ہے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے, تمام لیڈرز کی بھی ہے, تمام بیوروکریسی کی بھی ہے, پولیس کی بھی ہے. اچھا کام ہے, لائیں دے لوگوں کی ویڈیو بنانا, لوگوں کے بارے میں ثبوت ڈھونڈنا, یہ کوئی اچھا کام ہے؟ نہیں میری بات, وہ سٹنگ آپریشن کر رہے تھے, یہ اچھا کام ہے. جب آپ اس آدمی سے جا کے صاحب سے جا کے نوٹوں کے گڈیاں خرید لے رہے تھے اور کنستا بھر کے لا رہے تھے, ڈبے بھر کے, اچھا کام تھا. وہ کیوں دے رہا تھا؟ تو وہ بھی, یہ تو پاکستان کا سلسلہ, رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں. سر نہ مجھے آئین اور قانون کی بات سمجھائیں, نہ مزید بات جس کی اپلیکیشن یہاں نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کریں. پاکستان میں 75 سال میں ہوتے. اس بار مسٹیک کیا ہوئی ہے؟ مسٹیک 2-3 لوگوں سے ہو گئی. پی ٹی آئی سے کیا مسٹیک ہوئی کہ فوج کے بارے میں جب پرانی پولیٹیکل پارٹیوں نے بات کی تو اتنی سی بات کی فوج نے ان کو اتنا دے دیا. نون لیگ نے بات اتنی سی کی, ان کو اتنا ملا, جب پی ٹی آئی نے اتنا کر دیا. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.